बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब तक असमंजस बरकरार है। बस हो रहा है तो सिर्फ कोर्ट टू कोर्ट की दौड़ हो रही है। एमपी विधानसभा में सर्वसम्मति से ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव के लिए संकल्प पारित हुआ है। विपक्ष ने इसका समर्थन किया है। उधर पंचायत चुनाव के परिणाम पर पहले ही निर्वाचन आयोग रोक लगा चुका है। 6 जनवरी से पहले चरण का मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ओबीसी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक है, लेकिन बात आधी आबादी से जुड़ी है, इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों खुद को इनका हितैषी बनाने में लग गए हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर के न सिर्फ कानूनी पेच है, बल्कि यह कंफ्यूजन आपकी और हमारी जेब पर कैसे भारी पड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले एक चुनाव होगा, फिर ओबीसी के लिए इंतजार किया जाएगा, उसको लेकर स्थिति साफ होगी, फिर दोबारा से वहां पर उन ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वहां मतदान होगा, यानी कि संसाधन दोबारा लगेंगे, पोलिंग एजेंट दोबारा जाएंगे, अधिकारी दोबारा जाएंगे और यह पूरी प्रोसेस होगी। उसके बाद भी यह कंफर्म नहीं है कि यह चुनाव मान्य होगा। क्यों? यह हम तमाम बातें करेंगे। कितने पेच हैं अभी पंचायत के इस चुनाव में बताएंगे। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ का। हमने पुनर्विचार याचिका दायर की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। हम अर्ली हियरिंग के लिए निवेदन कर रहे हैं। ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के ऊपर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेट पर है, पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई। तो सुना आपने, कांग्रेस कह रही है कि हम इसे लेकर नहीं गए थे और जाहिर सी बात है कि सरकार ने अब एक और पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। मंत्री भूपेंद्र सिंह और पीसी शर्मा, कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बयान भी सुनने जरूरी हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक पहल की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आए हैं कि पंचायत के चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। जब गुजरात में मिल रहा है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, वहाँ 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है। तो मध्य प्रदेश में ये रोक क्यों लगाई गई है? निश्चित तौर पर 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को लगातार पिछड़े वर्ग के मामले में सड़क पे आई सरकार कांग्रेस। सर तारीखें भी आप गिना रहे हैं, तारीख तय हो गई है? हाँ, 25, 26, 27। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं, ओबीसी के लिए बयानों में आरक्षण, कानूनी जमीन पर क्यों है इतना कंफ्यूजन? आरक्षण का ऐलान किया, कानून बनाने के लिए क्यों काम नहीं किया? कोर्ट टू कोर्ट की दौड़, क्या अभी पंचायत चुनाव की उम्मीद दें छोड़? एमपी में ओबीसी पर संकल्प नहीं, कानून चाहिए। जनता को चुनाव की तारीख बताइए। तो आइए सीधे रुक करते अपने मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशपाल सिंह सिसोदिया जी। बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं
रामचंद्र दांगी जी विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, व्यावरा से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। दांगी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और ब्रह्मानंद पांडे जी हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ, और इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। कोर्ट में इसको लेकर के वो अपनी जिरह भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के कानूनी लड़ाइयां लड़ते हैं। वो भी आज हमें इन कानूनों में फंसे पंचायत चुनाव की पेचीदगियों को सरल भाषा में समझाएंगे। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं यशपाल सिसोदिया जी के पास। सर, ऐसा लगता है कि पहले रायता फैलाओ और फिर समेटो। मुझे अभी इसलिए कहना पड़ रहा है कि पंचायत चुनाव का तमाशा बन गया है। अब आप जब संकल्प पारित कर कह रहे हैं कि हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब ये सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे देने की बात कर रहा था यशपाल जी, तब वहां पर हमारे सरकारी वकील मौजूद थे, तब हमारे अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। उन लोगों ने क्यों इस बात को लेकर के वहां ऑब्जेक्शन नहीं किया और कहा कि हमारी पूरी प्रक्रिया चल रही है, आप रुक जाइए, या हमारे पास ये तर्क हैं, तथ्य, हम कल तर्क लेकर आ जाते हैं, अभी कम से कम स्टे मत दीजिए। अभिलाष जी, तर्कों और तथ्यों से माननीय न्यायालय सहमत हो न हो, यह न्यायालय का विषय होता है, हमारा आपका नहीं। लेकिन यह बात ठीक है कि कांग्रेस ने इसको जिस प्रकार से उलझाया, और अभी मैं कमलनाथ जी की बाइट सुन रहा था, और लगातार वो रोटेशन को लेकर के पूरी कांग्रेस, यहां तक कि देखिए अभिलाष जी, इस पूरे घटनाक्रम में अगर जिला पंचायत रतलाम के उपाध्यक्ष कांग्रेस के नेता और पंचायत ग्रामीण विकास के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस संगठन के डीपी धाकड़, कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर, ये सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और इन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। और देखिए, अगर रोटेशन के लिए गए थे, जैसे कमलनाथ जी ने भी अभी कहा कि हमारा विषय आरक्षण नहीं था, अभिलाष जी, हम तो पूछना चाहेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचती भी और पहुंचना भी चाहिए, आपको अगर लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर के कोई डिसीजन करने जा रही है, कोई निर्णय करने जा रही है, तो याचिकाकर्ता जो कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने अपनी याचिका सरेंडर क्यों नहीं की, विड्रॉ क्यों नहीं की? वे उल्टे पांव चल करके आ गए, सारे इस चुनाव को उन्होंने उलझा करके रख दिया। और देखिए, आज भी जो परिदृश्य सामने आया अभिलाष जी, वो स्थगन को लेकर के, जब कांग्रेस पर वो पर्याप्त समय दे दिया गया था, आज जब संकल्प पारित हो गया था, उसके बाद बिजनेस बचा हुआ था, फिर कांग्रेस क्यों पलायन कर करके हाउस से गई, और क्यों उन्होंने अभिलाष जी इस बात को लेकर के सदन से वॉकआउट किया? अभिलाष जी, मैं दो बात कह करके अपनी पहली मेरे वक्तव्य को समाप्त करूंगा। दो बातें जो 2 दिन से सदन में आई है, मैं उसको जरूर उल्लेखित करूंगा, उसमें सारा घटनाक्रम साफ हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि अब पहले तो खुजा लिया, घाव हो गया तो अब चिल्ला रहे हैं कांग्रेस के लोग। और दूसरा, कल अभिलाष जी, नरोत्तम जी ने कहा था, कातिल ने जब बचने का रास्ता निकाला, भीड़ में घुसकर पूछने लगा, इसे किसने मारा? ये दोनों युक्तियां कांग्रेस की जो कैरेक्टर है, कांग्रेस ने जो उलझाया है, उसी से सारा परिदृश्य अभिलाष जी सुस्पष्ट हो जाता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सर, लेना देना है ना सर यशपाल जी? देखिए, सरकार सत्ता में है, आपने जब ऐलान किया कि हम आरक्षण दे रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया का क्यों नहीं आपने अमली जामा पहनाया? संशोधन आपने तब क्यों नहीं कराया? सुप्रीम कोर्ट से परमिशन क्यों नहीं ली? विधानसभा में प्रॉपर जो तरीका होता है उसकी जगह आप ऑर्डिनेंस लेकर के आए। ये तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें हैं सर, जहां पर आपको जवाब देना होगा। मैं आऊंगा आपके पास इस सवाल के साथ दोबारा। रामचंद्र दांगी जी, मैं आपके पास आता हूं सर। यशपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर खामोशी इख्तियार की थी, तो बीजेपी के सरकारी नेता या सरकार से या बीजेपी से जुड़े वकील जो थे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी खामोश रहे थे। तो जवाब दे तो दोनों हैं। रामचंद्र दांगी जी, आपके ऊपर सवाल है, बड़ा सवाल उठाया है सिसोदिया जी ने, कि जब आप समझ गए थे कि अब मामला कुछ और रंग ले चुका है, तब कोर्ट में आपके विवेक तनखा जी तो बड़े ज्ञानवान वरिष्ठ वकील हैं हमारे, उन्हें तो सब चीजें समझ में आती है, और कानून तो वो हमसे बेहतर समझते हैं। वो समझ गए थे कि अब हमारा मामला दूसरे ट्रैक पर चला गया है, इससे प्रदेश की आधी आबादी को नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर अगर वो ये प्ली करते कि नहीं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, तो ये चीजें इतनी बिगड़ती नहीं। तो क्या खामोश रह करके आपको लगता है कि पार्टनर इन क्राइम हो गए हैं आप? देखिए अभिलाष जी, बात ये थी कि विवेक तनखा जी कानून का पालन के लिए और
लोगों के सही तरीके से चुनाव इस बात के लिए कोर्ट में गए थे। जब चुनाव हमेशा होते हैं और जो कानून बना था कि रोटेशन के आधार पर चुनाव किए जाना चाहिए, हर बार चुनाव हुए। शिवराज सिंह जी ने भी 2 बार चुनाव कराए, पहले भी चुनाव हुए, और इस बार ऐसा कौन सा कानून सरकार लाई अध्यादेश ला करके कि ये चुनाव पुराने प्रक्रिया पे ही चुनाव कराए जा, मतलब जो आरक्षण है उसी आरक्षण को इन्होंने लागू करने की कोशिश की, जबकि कायदा ये था कि रोटेशन के आधार पर कराते। तो मुझे लगता है प्रदेश में इस तरह की माहौल बनता। आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, माननीय शिवराज सिंह जी इस बात के लिए दोषी है कि आज जो प्रदेश में ओबीसी के साथ और प्रदेश में जो चुनाव, पंचायत चुनाव के साथ जो मजाक बन रहा है, इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी दोषी है। विवेक तनखा जी कानून का पालन के लिए वहाँ कोर्ट में गए थे, लेकिन निर्णय कुछ दूसरा हो गया और विवेक तनखा जी और सरकार हमारी और सरकारी वकील चाहे कांग्रेस के हों या सरकारी, वो समझ ही नहीं पाए। देखिए, ये तो फिर दुर्भाग्य हमारे लोकतंत्र का, हमारे 7-8 करोड़ जनता का, कि वो हमारे उनके अधिकारों को लेकर जो कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो ये नहीं जानते कि उनका भला करने जा रहे हैं या उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूं ब्रह्मानंद पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जब इस पूरे मामले को जी दांगी जी आऊंगा मैं आपके पास। पांडे जी, जब इस पूरे मामले को महाराष्ट्र और कर्नाटक के केस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्लब किया, तब हमें पता था कि ये ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगी याचिकाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें कहीं कोई दो मत तो नहीं था सर। और जब पता था कि इस पर पूरे ओबीसी आरक्षण को चैलेंज किया गया है दूसरी याचिकाओं में, तो यह भी आशंका उसी वक्त से उठ जाती है कि हमारे ओबीसी आरक्षण को लेकर के, क्योंकि विधि का पालन नहीं किया गया है, तो इसको लेकर के भी कोई फैसला आ सकता है। तो सिर्फ एंटीसिपेशन नहीं कर पाए, ये वैसा मामला है या जानबूझ करके नजरअंदाजी कर दी? क्योंकि मैं 2-4 दिन से काम इस तकनीकी चीज में पढ़ा हूं, तो मुझे समझ में आया है कि नहीं, ये तो पहले दिन से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के रिजर्वेशन को चैलेंज करने वाली याचिकाओं के साथ एमपी का मामला क्लब कर लिया है, तो अब वो उसी नजरिए से देखा जाएगा। देखिए क्या होता है जी कि जब भी हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट कोई पिटीशन या एसएलपी पेश करते हैं, तो उसमें बाकायदा सारे फैक्ट मेंशन करते हैं। दूसरी बात, उन फैक्ट के आधार पे जो हमारे ग्रीवेंस होते हैं, हम उसमें ग्राउंड भी मेंशन, ग्राउंड के बाद हमें उसमें क्या रिलीफ चाहिए है, क्या राहत चाहिए है उस पिटीशन में, ये भी हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। ये एक अलग बात है। उसमें एक और रिलीफ ऐड की जाती है, जिसमें ये लिखा जाता है कि कोर्ट यदि हमारी रिलीफ के अलावा भी अगर कोई रिलीफ देना चाहती है तो उसका स्वागत है, वेलकम। ये एक रिलीफ में अलग क्लॉज है। अब बात यह है कि महाराष्ट्र की पिटीशन के साथ में या अन्य स्टेट की पिटीशन के साथ तो क्लब कर दिया गया था, तो कहीं ना कहीं विषय तो रोटेशन रिजर्वेशन से ही संबंधित था, आरक्षण से ही संबंधित विषय रोटेशन था कि भाई इस वर्ष जो है रोटेशन होना चाहिए। रोटेशन का मतलब है कि वो आरक्षण बदल के होना चाहिए। ठीक है, विषय ये था। मध्य प्रदेश की पिटीशन में, जिसमें कि श्री तनखा साहब ने आर्गुमेंट किया, जैसा कि मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था और स्टेटमेंट भी सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी याचिका में इस तरह की कोई राहत चाही ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस तरह का कोई आर्गुमेंट ही नहीं किया है याचिका में। जब याचिका में आर्गुमेंट नहीं किया तो याचिका में राहत नहीं चाहिए। अब ये अगर आदेश आ गया है तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जब सरकार कहती है कि हम रिव्यू में जाएंगे या कांग्रेस कहती है कि हम रिव्यू पिटीशन इसमें लगाएंगे, तो निश्चित है ग्राउंड तो है। भाई अगर आप सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य विषय पर जो कि याचिका में राहत नहीं चाही गई है या जिनको एक्ट में नहीं प्लीड किया गया है या जिसमें ग्राउंड नहीं लिया गया है, अगर उस पर किसी भी तरह का ऐसा ऑर्डर आ जाता है तो कम से कम उस ऑर्डर पे एक बार हमें सुन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन तनखा साहब जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता वहां पे आर्गुमेंट कर रहे थे और वे कोर्ट की इस मंशा को न समझ पाए हो। अब ये आश्चर्य की बात। और पांडे जी, मुझे पांडे जी एक चीज स्पष्ट कीजिए कि क्या ऐसा हो सकता था, क्योंकि मुझे कानून की बहुत जानकारी, पेचीदगियां, बारीकियां नहीं पता, कि जब ये फैसला आया था उस वक्त भी ऑब्जेक्ट किया जा सकता था या प्ली लगाई जा सकती थी या कोर्ट को ये कन्विंस किया जा सकता था, दोनों पक्ष बाहर मिलकर के या वहीं बात कर लेते कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है, और कोर्ट के सामने वहां दरख्वास्त की जा सकती थी कि ये हमारे मामले से इतर कोई बड़ा फैसला आ रहा है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, इसलिए आप प्लीज इसे होल्ड कीजिए और हमारी बात सुनिए। क्या ऐसा हो सकता था वहां? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि जैसा कि मैं सुन रहा था
बोर्ड पे डिक्टेशन जो है सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, तो उस बीच में इंटरफेयर किया जा सकता था और उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि सर दिस इज नॉट द इशू, ये हमारा इशू नहीं है और हमारा इशू रोटेशन है। तो लॉर्डशिप हमने ये ऐसी याचिका चाही नहीं है और राहत चाही नहीं है। अगर इस तरह की राहत दी जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी वर्ग है जो उसके लिए एक अन्याय की स्थिति खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें इस रिलीफ को जो कि कोर्ट के द्वारा दी जा रही है, इस रिलीफ को हम विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये निवेदन किया यशपाल जी बहुत स्पष्ट है। यशपाल जी देखिए, मैंने कहा था ना कि पार्टनर इन क्राइम है बीजेपी और कांग्रेस, और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं, इतने दिनों के बाद मुझे लगता है कि बेवजह लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ग्रास रूट के चुनाव को लटकाने में आप लोगों की खामोशी या निर्णय ना ले पाने की आपकी जो क्षमता थी उस वक्त, उसकी वजह से मध्य प्रदेश आज इस मुहाने पर खड़ा है। हमारे पंचायत जनप्रतिनिधि पीछे हैं। सर, एक दूसरे पर आरोप ही लगते रहेंगे। अब आप सुधारने की बात कर रहे हैं। मुझे यह पूरा मामला, मुझे दर्शकों से कहने में कोई गुरेज नहीं है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के सामने कि यह अहम का विषय था। ईगो का प्रश्न बना लिया था इसे बीजेपी और कांग्रेस ने। अपने कहा था हम अपने हिसाब से चुनाव कराएंगे, कांग्रेस ने कहा था आप करा के दिखाइए। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में माई वे और हाईवे का सिस्टम चल रहा था, जिसकी वजह से आज पंचायत के लाखों जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों से दूर हैं, और इसका परिणाम यह होगा, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि पंचायत इलेक्शन एक बार होगा। अगर अभी वर्तमान की स्थिति में इलेक्शन होता है तो उसकी व्यवस्था भी सुन लीजिए। एक बार इलेक्शन होगा, पूरा खर्चा होगा पंचायत इलेक्शन का। उसके बाद फिर ओबीसी के लिए करीब 60% जगह पर सीटें ओबीसी की रिजर्व हैं, यानी कि 1.5 गुना खर्चा होगा। 1.5 गुना खर्चा जो होगा वो ना बीजेपी की जेब से जाएगा ना कांग्रेस की जेब से जाएगा, वो सरकारी पैसा है जो कि आम जनता मध्य प्रदेश की भुगतेगी। तो गलती ये पार्टियां करें, अहम का विषय ये पार्टियां बनाएं यशपाल जी, और जनता की जेब ढीली करिए। तो इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज का कोई जिम्मेदारी होगी यशपाल जी, बीजेपी कांग्रेस दोनों की? देखिए अभिलाष जी, जिनके कारणों से ये सब कारण बने हैं, कारज बने हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि पांडे जी जो वरिष्ठ हमारे अभिभाषक हैं और बड़े अधिवक्ता हैं, उन्होंने बहुत वही बात कही अभिलाष जी जो मैं कह रहा हूं कि तनख्वाह जी ने रिक्वेस्ट क्यों नहीं करी ना, तो बात सामने आ रही थी महाराष्ट्र के सरकारी वकील ने क्यों नहीं करी, और जब आरक्षण की बात आई सरकारी वकील ने क्यों नहीं करी लेकर के गए थे। मैं पांडे जी की इस बात से सहमत हूं। दूसरा, पांडे जी ने मेरी बात सुन लीजिए आप जी। मैं कहना चाहूंगा कि पांडे जी जो बात कर रहे हैं मैं भी कह रहा हूं, कोर्ट की मंशा तनख्वाह जी समझ नहीं पाए या जानबूझ करके उन्होंने समझने की कोशिश नहीं करी। अब आप बता रहे हैं जिस प्रकार से अभिलाष जी आपने कहा कि चुनाव कैसे होंगे, किस प्रकार से दोहरी भूमिका अधिकारियों की होगी, कर्मचारियों की होगी, मतदाताओं की होगी, परिणामों को लेकर के होगी। तो देखिए जो उलझन खड़ी हुई है, इस उलझन को ले जाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने किया, और सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले समझ नहीं पाए कि रोटेशन को लेकर के जा रहे हैं, तत्कालीन कमलनाथ की सरकार के समय के परिसमन को लेकर के जा रहे हैं। इनका ध्यान था, केंद्रित था अभिलाष जी 1250 नई पंचायतों में, और उस परिसमन को लेकर के जो परिसमन 2014 में किया गया था, और तब जब वो चुनाव 1 साल के दौरान नहीं हुआ तो अभिलाष जी 2019 का परिसीमन और 2000 का नोटिफिकेशन अपने आप समाप्त हो गया, और 2014 की हम भूमिका में आ गए। पंचायत के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कभी इनकार नहीं किया अभिलाष जी। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी यदि पूछा तो हमने कहा हम चुनाव कराने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया सिसोदिया जी। मेरा तमाम बातें आपने कही, विवेक तनखा जी खामोश रहे। आप लोगों के सरकार के वकील पूरी फौज थी वहां और पूरी तैयारी से गए थे। सर, अब तो यह भी नहीं कह सकते कि हमारा पहला केस था, क्योंकि वहां पर पूरा पॉलिटिकल सिनारियो था और आप लोग पूरी दमखम से कह रहे थे कि हम लड़ेंगे ओबीसी की लड़ाई। वहां क्यों खामोश थे सर? उसका जवाब चाहिए जनता को। देखिए अभिलाष जी, आज भी ओबीसी को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, मुख्यमंत्री सदन के नेता ने जो संकल्प लाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने मंशा को साबित किया। और कल जब रिव्यू किया है सुप्रीम कोर्ट में, तब भी हमने ओबीसी को लेकर के जो पेच फंसा इस कांग्रेस के कारण से, और चुनाव जिस प्रकार से लचर स्थिति में आधा अधूरा चुनाव हुआ है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता और अपनी कटिबद्धता को अभिलाष जी दोहराया है। सर, अब तो आधी आबादी का मामला है ना। दांगी जी, मुझे ये बताइए सर कि सारा का सारा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा जा रहा है, क्या आपको लगता नहीं
बीजेपी कांग्रेस से इतर करके कि बेवजह की सियासत में, पॉलिटिक्स में जनता का बहुत नुकसान हो गया? देखिए सर, मैं बता देना चाहता हूं आपको कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई नहीं चाहती थी कि चुनाव हो। जब कानून प्रक्रिया के तहत सारे काम हो चुके थे, परिसीमन हो चुका था और एक रोटेशन प्रक्रिया का एक नियम कानून है, उस प्रक्रिया को यदि आगे बढ़ाते तो निश्चित रूप से चुनाव आराम से हो जाते। पहले भी चुनाव हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव को उलझाना चाहती थी, कहीं ना कहीं चुनाव नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया को अध्यादेश ला करके इस जानबूझ के इस प्रक्रिया को उलझाया। जहां तक तनखा जी का सवाल है, तनखा जी ने रोटेशन प्रक्रिया अपनाने के लिए अपील दायर की थी और वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने किस उस वे में लिया, उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार दोषी है। अभी मैं बता दूं, माननीय श्रीधर जी कह रहे थे कि हमने परसों माननीय कमलनाथ जी ने खुद ने पहल की है कि आप ऐसा कोई रास्ता निकालो, हम आपके साथ हैं, कोर्ट में जाने के लिए तैयार है कि चुनाव हो और ओबीसी को आरक्षण मिले और आरक्षण के तहत चुनाव हो। ये प्रयास, ये मतलब स्थगन कांग्रेस लाई थी और आज 2 दिन बाद तक भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज सिंह जी जवाब भी देने के लिए तैयार नहीं थे। आज हमने मजबूर किया सरकार को, हमने विरोध किया विधानसभा में, तब जाके शिवराज सिंह जी को आना पड़ा और एक सर्वसम्मति से इसको पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए हमने प्रस्ताव पास किया। तो ये जो है माननीय कमलनाथ जी का प्रस्ताव था, उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने प्रस्ताव किया है। ये प्रस्ताव तो माननीय कमलनाथ जी का था, हमने विरोध किया था। इस बात को लेकर के आज सरकार को हमने मजबूर किया, तब जाकर के सरकार आज झुकी कांग्रेस के सामने और अध्यादेश ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए हमने बात की है। तो इसके लिए मंशा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह दोषी है। कांग्रेस अभी भी चाहती है, पहले भी चाहती थी और आज भी चाह रही है कि चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ होना चाहिए। कहते हैं ना, नियत और नियम 2 शब्द हैं बहुत छोटे से, इसमें उलझ गया है पूरा का पूरा लोकतंत्र मध्य प्रदेश में। ब्रह्मानंद पांडे जी, आरक्षण किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, यह नियत से चलेगा या नियम से चलेगा? यह संकल्प प्रस्ताव से चलेगा या सुप्रीम कोर्ट में डेटा जमा करने से चलेगा? यह विधेयक लाने से चलेगा या ऑर्डिनेंस ला करके मामले को अटकाने से चलेगा? यह मुझे बताइए सर, क्या आपको लगता है कि ये तमाम बातें, ये जो करते हैं मंच से कि हम इतना कर देंगे उतना कर देंगे, हमारे राजनेता तो शहंशाहों की भाषा बोलते हैं कि हम तो ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन काम नहीं करते, बस भाषण देते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ये अगर जमीनी तैयारी कर ली जाती और कोर्ट में प्ली की जाती कि हमारे यहाँ आधी से ज्यादा आबादी 50% से ज्यादा ओबीसी की है, इनके लिए 27% आरक्षण की जरूरत है, ये होमवर्क पहले कर लिया जाता तो क्या यह मामला अटकता? और क्या इस तरह के विधानसभा में पारित संकल्प क्या कानूनी कार्रवाई पर कोई असर डालते हैं सर? अभिलाष जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। आपने कहा कि नियत और नियम 2 बातें आपने कही। मैं इसमें आपसे कहना चाहूंगा, जो नियत आपने कहा उसको मैं इंटेंशन कहता हूं, और इंटेंशन के बाद एक्शन। तो निश्चित सी बात है कि अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है, हम चाहते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश की एक आबादी है 50%, उसके साथ न्याय हो, ये इंटेंशन अच्छा है सरकारों का, किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, ये इंटेंशन अच्छा है। लेकिन इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए सरकारों के पास एक अच्छे अमले हैं, तो उनका एक्शन से भी ये चीज आम जनता तक मैसेज जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि जिससे उनका एक्शन से भी ऐसा लगना चाहिए कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि वास्तव में उनको न्याय देना चाहते हैं। ठीक है सर। बात यह है कि 2010 में कमीशन बन गया ओबीसी। भाई आज 10-11 साल में आपके पास अगर आंकड़े नहीं है, इससे बड़ा बयान देने से फुर्सत कहां है सर हमारे नेताओं को? ये जितना बयान ओबीसी के उद्धार का देते हैं ना, उसका 5% भी ओबीसी के लिए बैठकर वहां पर होमवर्क कर लेते तो आज हमारे प्रदेश के ओबीसीओं की हालत अलग होती, रिजर्व कैटेगरी की अलग होती। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा, आज समय कम है। यशपाल जी माफी चाहूंगा, रामचंद्र दांगी जी, ब्रह्मानंद पांडे जी, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों ने की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार।